हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8 फॉर सेमेस्टर 6। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 6, नॉट 6, इट्स 8, सेम 6। आप लोगों का 21 मई को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एंड द राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, ड्रेन ऑफ वेल्थ, बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वो वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर हम इसको पहले समझें, यह इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हमें बताती है इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म के बारे में, जो ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया में। ठीक है, इकोनॉमिकली निंदा कर रहा है ये थ्योरी, जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, जो ब्रिटिश रूल किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहा था, इंडियन पीजेंट्स को, इंडियन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था। इस सारी चीज़ बताई गई है, और इसमें ये भी बताई गई है कि जो एक्सप्लॉइट तो कर रहा था, जैसे कि हम बाजार जाते हैं, बाजार से जैसे हमने आ, पैसे दिए, दूध लिया, जस्ट बेसिक एग्जांपल, दूध सब लेते हैं ना, मिल्क। तुमने आप दूध के लिए पैसे दिए दुकानदार को, दुकानदार ने आपको दूध दे दिया, यानी आपने पैसे दिए, दुकानदार को पैसे मिले, आपको दूध मिला। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स इंडिया से पैसे भेजते थे, यानी इंडिया ब्रिटिशर्स को पैसे भेजती थी, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता था सिवाय एक्सप्लॉइटेशन के। ठीक है, भाई पैसे दे के कौन एक्सप्लॉइटेशन लेना चाहेगा, कोई भी तो नहीं, है ना। तो यही था एक टाइप का ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी हम पैसे दे जा रहे हैं लेकिन हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा है। ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, वो ये एक्सप्लेन करती है हाउ इंडियाज वेल्थ वाज कंटिन्यूअसली ट्रांसफर टू ब्रिटेन विदाउट एनी प्रॉपर रिटर्न। वही चीज मैंने बताई, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हमें बताती है थ्योरी कि कैसे इंडिया की वेल्थ, इंडिया का पैसा, इंडिया का मनी कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रहा था इंडिया से ब्रिटेन में बिना किसी प्रॉपर रिटर्न के। उसके बदले नहीं पता क्या आएगा वापस, लेकिन जा रही है, पैसा जा रहा है, लेकिन आ कुछ नहीं रहा है। इंडियन नेशनलिस्ट बिलीव डेट, जो इंडियन नेशनलिस्ट्स हैं, यानी जो हिस्टोरियंस हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, इंडियन नेशनलिस्ट ये मानते हैं दैट ब्रिटिश पॉलिसी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियाज पॉवर्टी, बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट। जो इंडियन नेशनलिस्ट्स हैं उनका मानना ये है, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज रही है वही है मेन को रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियाज पॉवर्टी, इंडिया की गरीबी की, इंडिया के बैकवर्डनेस की, पिछड़ेपन की, और इंडिया जो डेवलप नहीं हो पाया, इसी रिस्पॉन्स इनकी इन्हीं पॉलिसीज की वजह से डेवलप नहीं हो पाया इंडिया। ठीक है, क्योंकि पैसा ही नहीं इंडिया के पास। आपने जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 7 में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ट्रेड वाला, उसमें हमने क्या देखा कि बाहर से जो कंपनीज आ रही थी, इंडिया से मटेरियल ले जा रही थी और इंडिया को मेटल्स दे रही थी, गोल्ड्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीशियस मेटल, लग्जरी आइटम्स, ये आ रहा था इंडिया में। इस चीज़ की बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक है, और रॉ मटेरियल वो तो होता रहता है, वो तो जाएंगे जाएंगे, अगर वो हमें पैसे दे रहे हैं तो हमें उन्हें कुछ देना ही पड़ेगा। तो उसके बदले हम उनको जो चीज़ वो उनकी नीड होती थी वो हम उन्हें दिया करते थे, उसके बदले वो हमसे स्पाइसेस, सेल्ट पेट्री और फैब्रिक, कॉटन, ऐसी चीजें ले जाया करते थे। ओपियम भी ले जाया करते थे, है ना, अफीम, वो सब ले जाया करते थे। उसके बदले वो हमें गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग चीज का अलग अलग तरीके से पेमेंट किया करते थे। बट धीरे धीरे कॉलोनियलिज्म ने अपनी पेस पकड़ी तो भैया अपनी पॉलिसीज बनाई है वो लोग, इस तरीके से होता चला गया। ये थ्योरी प्ले करती है एक, दिस थ्योरी प्लेड अ मेजर रोल इन द राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये जो थ्योरी है प्ले करती है एक इम्पोर्टेंट रोल, जिसमें कि लोगों को, या फिर एक नेशनलिज्म की भावना, एक बेसिकली इकोनॉमिक नेशनलिज्म की भावना जागरूक हुई, लोग अवेयर हुए। जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, बिकॉज इट क्रिएटेड, इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने क्रिएट किया एक अवेयरनेस अमंग इंडियंस अबाउट द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द कॉलोनियल रूल। लोगों को जल्दी ही पता चल गया कि मतलब 100-200 साल बाद
कि ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे कि कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जिसमें कि दो भाई थे और दोनों ना टेली कम्युनिकेशन की वजह से, नॉट टेलीपैथी, सॉरी टेलीपैथी की वजह से, टेलीपैथी से बात किया करते थे, दोनों जुड़वा भाई थे। लाइक फिंगर टैप करके एक दूसरे के हाथ पे वो कम्युनिकेशन किया करते थे। लाइक अगर दीवार पर है, लाइक दीवार यानी एक वॉल पर दूसरे रूम में एक है और एक रूम में दूसरा है, यानी दो रूम में दो लोग, एक एक लोग हैं, एक एक ए रूम में एक बी रूम में, दोनों बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीपैथी, यानी हाथों से। अब एक दिन क्या होता है, उस बंदे की डेथ हो जाती है, डेथ नहीं एक्सीडेंट हो जाता सॉरी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जब हॉस्पिटल में छोटे एक भाई को एडमिट करते हैं तो दूसरा भाई डेली डेली उसके जाके टेलीपैथी की मदद से उसको सिग्नल देता है क्या ये है, ये है, ये है, ये है, जो बेड पे लेटा हुआ है उसको सिग्नल देता है जो बैठा हुआ है। ठीक है। अब जो लेटा हुआ है जिसका एक्सीडेंट हुआ था उस वाले भाई का, वो हाथों पे उसके थोड़े थोड़े रिस्पॉन्स देता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ये सिर्फ ऐसा ही होता है, ऐसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उसकी मम्मी मना करती थी ये सब कुछ करने से, टेलीपैथी वाला कुछ ना करे और कुछ ऐसे कुछ ना हो, बट वो नहीं मानता है, वो फिर भी करता रहता है, टेलीपैथी वगैरह करते रहता है हाथ पे। तो क्या होता है, डॉक्टर से वो उसका भाई बोला, दोनों, क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, उसने बोला कि देखो इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है, तो बोला कि रिस्पॉन्स नहीं है, जो पेशेंट्स में ऐसा होता रहता है बीच बीच में। तो कोई नहीं माना उसकी बात। तो एक दिन उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपका भाई मर चुका है, तो अब उसके हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर आता है, मतलब कि जो उसका दूसरा भाई था, जो मतलब कि दो भाई थे, एक तो एडमिट था वो, जो कि उसको घोषित कर दे मरा हुआ, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं मरा हुआ था। जो दूसरा भाई था उसको ये बोला गया कि तुम्हारा भाई मर चुका है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं मेरा भाई मरा नहीं है, वो मेरी जो भी उससे बातें पूछता हूँ वो हर चीज़ का रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। और वो एक्चुअल में जिंदा था, जो उनको घोषित कर दिया था मरा हुआ, वो एक्चुअल में जिंदा था। तो जैसे जैसे डॉक्टर्स वगैरह पेरेंट्स वगैरह आए उसके उस वार्ड में, उस रूम में जहाँ पे जो एडमिट था, ठीक है, तो ये बोला गया कि अच्छा हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर क्वेश्चन का जवाब देता है तो हम समझ जाएंगे जिंदा है। 10 क्वेश्चन पूछे, 10वें क्वेश्चन पे पता चलेगा कि हाँ ये वाकई में जिंदा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 क्वेश्चन पूछे कि हमारा इंसान दे रहा था, 10वें क्वेश्चन पे को यकीन हो गया कि हाँ ये जिंदा ही है, इसलिए जवाब दे रहा है। मतलब पहले क्वेश्चन पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन 10वें क्वेश्चन पे यकीन हो गया। वही चीज़ है इन लोगों की, कि उनको पता चल गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है। मेरा ये समझाने का ये मतलब था कि पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन पे नहीं समझा, लेकिन 10वें क्वेश्चन पे आते आते वो समझ गया कि हाँ जिंदा है। समझ रहे हो, मेरी बात को समझ रहा है वो उस चीज को भी समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को लेके कैसे अवेयरनेस कितनी जल्दी आ गई लोगों में। सरकाज़म में बोल रहा हूँ। इट यूनाइटेड एजुकेटेड इंडियन, और ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में सरकाज़म की तरह ही लिखना है कि भैया ब्रेन वाइज वाले भैया ने बता दिया सरकाज़म में डालो, नहीं। ये यूनाइट करता है एजुकेटेड इंडियंस और इनकरेज देम टू डिमांड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और पता है एक चीज़ और, गलती इनकी भी नहीं, गलती हमारी भी नहीं है, बट ये चीज़ होता है ना, मतलब इनको अवेयरनेस इसलिए आई क्योंकि उस टाइम तक इंडियन जो लोग थे वो एजुकेटेड होने लग गए थे, पढ़ाई करने लग गए थे, एजुकेशन नॉलेज उनके पास आ रही थी। ठीक है। अब एजुकेशन आ रही है तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी तो समझ जाएंगे लोग कि भाई ये तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ऑलराइट। वैसे ही ये होता है यहाँ पे, इन्होंने जो ये जो नेशनलिज्म था, इसने जो एजुकेटेड इंडियंस उनको एक साथ रखा और उनको इंकरेज किया डिमांड करने के लिए कि भैया अब डिमांड करेंगे हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, और फाइनली इंडिपेंडेंस हम हासिल कर लेंगे। अब मेन थिंग्स, तो जो मेन थिंकर्स थे इस थ्योरी के वो थे हमारे, ऐसा नहीं है कोई एक कोई थ्योरी दे रहा है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही होगा इंसान। जैसे कि हम ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ते हैं, हम इसमें सिर्फ दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बाय दादा भाई नौरोजी, क्या उन्होंने अकेले दे दी? नहीं, उनके साथ दिए थे कुछ अलग थिंकर्स भी थे, आर सिद्धार्थ, एन जी रेनाडे एंड गोपाल कृष्ण गोखले। इन सब का कंट्रीब्यूशन रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ देने में। ऐसा तो नहीं है मतलब दादा भाई नौरोजी खुद ही सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये हो सकता है दादा भाई नौरोजी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कि इन दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि इन सब के थॉट्स उन्होंने एक बुक में लिख दिए।
तो इन सब के कंट्रीब्यूशन इस तरीके से आते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 पेज इन्होंने लिखे, 5 पेज इन्होंने लिख दिए, फिर बचे हुए 8 पेज इन्होंने लिखे और फिर बचे हुए जितनी भी बुक थी उन्होंने लिख दी। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा मतलब कि सबके थॉट्स आइडियाज एक्सचेंज हुए फिर यहाँ पर आए। ऑलराइट, हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ऑलराइट, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हो रहा है इंडिया में। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ जा रही है ब्रिटेन में, जो इंडियन वेल्थ है वो ड्रेन हो रही है, यानी फ्लो कर रही है इनटू ब्रिटेन विदाउट एनी प्रॉपर रिटर्न। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस आ रही है इंडिया में। अवेयरनेस अमंग एजुकेटेड इंडियंस, जो अवेयरनेस भी आ रही है एजुकेटेड इंडियंस के अमंग। ठीक है, अब भैया अवेयरनेस आ रही है तो भाई क्रिटिसिज्म तो करना ही पड़ेगा। क्रिटिसिज्म, निंदा होगी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज की कि क्या कर रहे थे इतने टाइम से, मतलब इन्होंने तो हमें एक्सप्लॉइट करके रख दिया पूरी तरीके से। ठीक है, राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अब भैया क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अवेयरनेस आ गई, अब भैया नेशनलिज्म की एक फीलिंग आ गई, राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म हो गया। अब फिर उन्होंने डिमांड करी, डिमांड फॉर स्वदेशी, स्वदेशी की डिमांड करी, प्रोटेक्शन और सेल्फ गवर्नमेंट, इस सब की उन्होंने डिमांड करी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, जिससे कि जो यूरोप की फंडामेंटल्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सारा बन ही गया, आप उसको देख सकती हो। ठीक है, तो उस सब की आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया 6 में वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने कराए थे। नहीं विश्वास तो आप जाके देखो प्लेलिस्ट में, वही सेम टू सेम क्वेश्चन वही आ गए। मुझे नहीं पता कैसे आ गए, लेकिन आ गए। मीनिंग ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। Drain of wealth refer to the continuous transfer of India's resources and wealth to Britain without equivalent economic return. Drain of wealth referred, इसका मतलब ये होता है, Drain of wealth referred to the continuous transfer जो हो रहा है इंडिया के रिसोर्सेज का, इंडिया की वेल्थ का ब्रिटेन में। कहाँ पे जा रही है इंडिया की वेल्थ, इंडिया के रिसोर्सेज ब्रिटेन जा रहे हैं बिना किसी इक्विवेलेंट इकोनॉमिक रिटर्न के। रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हमारे इंडिया के रिसोर्सेज ऑफ वेल्थ ब्रिटेन में जा रही है। ब्रिटेन को हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा, जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडियन नेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल, टैक्सेस भी पे किया करता था, सैलरीज भी दिया करता था, पेंशन भी दिया करता था और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दिया करता था ब्रिटेन को, बट डिड नॉट रिसीव इक्वल बेनिफिट इन रिटर्न। अब देखो, इंडिया के जो नेशनलिस्ट स्कॉलर्स रहे हैं वो बोलते हैं इंडिया एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन में, ब्रिटेन को बेसिकली रॉ मटेरियल देता था, टैक्सेस भी पे किया करता था। ठीक है, अलग अलग टैक्सेस होते थे, सैलरीज भी देता था उनके ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को, पेंशन भी देता था जो रिटायर हो जाते थे उनको। ठीक है, और जैसे कि आज के टाइम पे पैसे मान के चलो, अगर आप इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, दुबई में काम कर रहे हो, तो आप कुछ % ऑफ मनी अपने फैमिली मेम्बर्स को देते हो, नहीं देते हो, जिससे कि उनका भी चलता रहे। तो सेम चीज़ ये भी करते थे, ये लोग इंडिया में आ गए, फिर भी अपनी फैमिलीज को पैसे भिजवाया करते थे, वो भी मनी इंडिया से ही जाता था। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी जाता था ब्रिटेन में, क्योंकि भैया ब्रिटेन इंडिया को कंट्रोल कर रहा है, रूल कर रहा है, तो हमें उनको पैसे देने चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम पर रूल करके वो, एंड तो उसके बदले में हम उन्हें पैसे दिया करते थे, उसके उनके खर्चे दिया करते थे कि आप हमें रूल करो, हम आपको पैसे देंगे। बट इक्वली रिसीव उन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा था, इक्वल बेनिफिट उनको वापसी में रिटर्न में नहीं हो रहा था। अगर रूल कर रहे हैं तो हमें सही तरीके से रूल करो, अगर आप चाहते हो मॉडर्नाइज करना तो मॉडर्नाइज भी करो, ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लॉइट करे, बिना एक्सप्लॉइट करे आप मॉडर्नाइज कर सकते थे, बट नहीं किया। दादा भाई नौरोजी डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस एज अ यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। दादा भाई नौरोजी बोलते हैं इस प्रोसेस को यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। क्या? यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। एक तरफा ट्रांसफर हो रहा है वेल्थ का, कहां से कहां तक? इंडिया से ब्रिटेन को जा रहा है, इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है, इंडिया से इंग्लिश जा रहा है। ठीक है, ही आर्ग्यू दैट ब्रिटेन वॉज बिकमिंग रिच एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ब्रिटेन है वो धीरे धीरे रिच होता जा रहा है इंडिया के दम पर, इंडिया का खा कर, मतलब वैसे इंडिया का मार कर, इंडिया के लोगों को पैसा मार कर।
दादा भाई नौरोजी एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन द ड्रेन थ्योरी। दादा भाई नौरोजी वो फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करी थी। इनकी जो फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपको गाइस इसका नाम याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी। इनकी बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया था ये सारी चीजें। ठीक है, इन दिस बुक ही एक्सप्लेन करते हैं दैट द ब्रिटिश रूल वाज अन ब्रिटिश बिकॉज इट डिस्ट्रॉयड इंडियन इकोनॉमी एंड इंक्रीज पॉवर्टी। ये एक्सप्लेन करते हैं ब्रिटिश रूल वो अन ब्रिटिश था क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को, और इससे इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं जिसकी वजह से गरीबी भी बढ़ रही है। अब आपको एक चीज बताऊं आगे बढ़ने से पहले, काफी लोग बोलते थे कि भैया ब्रिटिशर्स इंडियंस को थोड़ा कम मानते थे। हाँ वो मानते थे, मना नहीं करा, नहीं मानते थे, मैंने मना नहीं किया, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो मॉडर्नाइज नहीं थे। ठीक है, अब भाई इंडिया का कल्चर नहीं है इतना कि वो एकदम से मॉडर्नाइज हो जाए। इंडियंस हो रहे हैं, अपने पेस पे हो रहे हैं, अपनी स्पीड पकड़ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ। अगर उस टाइम हम ये बात करें, अगर इंडियंस मॉडर्नाइज नहीं थे, इंडियन कल्चरल इंक्लूज मतलब कल्चरल इंक्लूजन रखते थे, बट ब्रिटिशर्स कल्चरल इंक्लूजन नहीं रखते थे। अगर इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी तो ब्रिटिशर्स को हिंदी भी नहीं आती थी, है ना। अगर आप ऐसे सोचोगे कुछ ब्रिटिशर्स को हिंदी आती थी तो कुछ इंडियंस को भी इंग्लिश आती थी, है ना। मतलब अब आज के तरीके से मान के चलो, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आपने उनका नाम उसका नाम सुना होगा, MC स्टैन, पी टाउन वाला जो बोलता है। वो कपिल शर्मा के शो में गया था, उसने यही बात बोली कि मुझे इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट मुझे हिंदी को आगे लेके जाना है। ठीक है, हिंदी का आप यूज करो, उसको बोलने में शर्माओ मत। ठीक है, बाहर के लोग हिंदी बोल रहे हैं लेकिन अपने ही लोग ओ माय गॉश व्हाट इज हैपनिंग देयर एंड व्हाट इज दिस एंड ओ माय गॉड इज, भाई ठीक है तुम लोग जेनजी हो, मतलब ये थोड़ी कि तुम अपने कल्चर को ही भूल जाओगे। मैं भी जेनजी हूँ, ऐसा नहीं मैं जेनजी नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ जेनजी। पता नहीं क्या है, इतने एस्थेटिक 14 लगते हैं सारे, मतलब ये सोचते हैं कि कितने हम एस्थेटिक लग रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को ठीक लगे, लेकिन अपने कल्चर को मत भूलो कभी। आपका कल्चर इज अ मेन की आपकी पहचान के लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, एनीवेज Naraoji estimated that millions of pounds were drained annually from the India to Britain. Naraoji estimate करते हैं, दादा भाई नरावजी बोलते हैं कि लगभग लगभग मिलियंस ऑफ पाउंड डॉलर्स, जैसे मिलियंस ऑफ पाउंड, सॉरी नॉट डॉलर्स, मिलियंस ऑफ पाउंड्स ड्रेन होते थे एनुअली हर साल इंडिया से ब्रिटेन में। ठीक है, और ये मानते थे डेट दिस ड्रेन वाज मेन रीजन बिहाइंड, ये जो ड्रेन हो रहा है, ड्रेन बेसिकली मान लो फ्लो मान लो, इंडिया से ब्रिटेन में जो जा रहा है ड्रेन, आपने देखा ना ड्रेनेज सिस्टम, नाली की तरह, नाली क्या क्या रहता है, पानी को बहाना, गंदा पानी होता है उसको बहा देना। ठीक है, कचरा जो भी होता है हमारा वेस्ट वगैरह सारा ड्रेन करना, आगे आगे फ्लो कर देना। ठीक है, ड्रेन का काम रुकना नहीं होता है, जो ड्रेन रुकी हुई है उसको ड्रेन नहीं बोलेंगे, उसे नाला ही बोल देंगे रुका हुआ। एनीवेज, ड्रेन मतलब ये होता है जिसका काम फ्लोइंग होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जो ड्रेन हो रहा था इंडिया से ब्रिटेन में सारा पैसा, उसके कुछ रीजंस थे, उसकी वजह से, नॉट उसके रीजन नहीं थे, उसके वजह से इंडिया में बहुत सी चीजें हुई, जैसे पॉवर्टी आई, भूखमरी हुई, फेमाइंस बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज देखने को मिला, और एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस भी देखने को मिला। मेन चैनल्स क्या थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के, क्या किस किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ करता था। पहला था सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, सैलरीज और पेंशन ब्रिटिश ऑफिशियल्स के। हाई रैंकिंग गवर्नमेंट पोस्ट वर ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, जो हाई रैंकिंग पोस्ट हुआ करती थी वो गवर्नमेंट पोस्ट पे हाई रैंकिंग जो लाइक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट पोस्ट हुआ करती थी वो कौन रखता था, ब्रिटिश ऑफिशियल अपने साथ रखते थे, यानी वही ऑक्यूपाई कर लेते कि ये जो पोजीशन है ये मेरी पोजीशन है। हम्म, उनकी जो सैलरीज थी, उनकी पेंशन था, उनकी जो सेविंग्स थे,
वो सेंड बैक टू ब्रिटेन, ब्रिटेन में भेज दिए जाते थे। दस इंडियन रेवेन्यू बेनिफिटेड ब्रिटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब जो इंडियन रेवेन्यू बेनिफिट कर रहा था ब्रिटेन को वजह इंडिया के, इंडिया का रेवेन्यू सिस्टम तो इंडिया को बेनिफिट करना चाहिए ना कि ब्रिटेन को, लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टा हो रहा था, यहाँ पे ब्रिटेन को फायदा मिल रहा था ना कि इंडियंस को, ठीक है, ना कि इंडिया को, सॉरी। होम चार्ज, दूसरा था होम चार्ज। इंडिया हैड टू पे होम चार्ज टू ब्रिटेन, यानी इंडिया ब्रिटेन को होम चार्ज भी देता था। ये इंक्लूड करता था कॉस्ट ऑफ इंडिया ऑफिस इन लंदन, जो कॉस्ट हुआ करती थी इंडियन ऑफिस की ब्रिटेन में, उसके पैसे दिया करता था। पेंशन पेमेंट दिया करता था, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट भी दिया करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी देखा करता था, और ये मेजर बर्डन इंडियन रेवेन्यूज पे पड़ता था, सीधी सी बात है। प्रॉफिट्स ऑफ ब्रिटिश कंपनीज, अब प्रॉफिट्स भी हुआ करता था ब्रिटिश कंपनीज को। ब्रिटिश ट्रेडिंग एंड रेलवेज कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स इन इंडिया एंड ट्रांसफर देम टू इंग्लैंड। अगर भाई हमें अगर फायदा हो रहा है हमें एक जगह रह के, तो हमें उसको पैसे देना चाहिए, ना कि अपने घर पे भेज देना चाहिए। ऐसे थोड़ी, अगर आप एक चीज बताओ, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस वो आपका नहीं है, किसी और का है, अगर आपको वहां से सरप्लस मिलेगा, अगर तो वो कंपनी का होगा ना, ऐसे थोड़ी कि आपको ही मिलेगा, आप अपने घर पे लेके जाओगे, क्योंकि सारा बॉस को पता होगा सारी चीजें, ठीक है। अगर हाँ वो चीज अलग कि बॉस ने आपको सरप्लस दे दिया, तो आप लेके जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप चुपचाप से लेके चले जाओ कि भाई अब तो मेरा है, मैंने कमाया, मुझे नहीं पता मैंने कमाया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इंडियन कैपिटल वॉज नॉट अलाउड टू ग्रो इंडिपेंडेंटली। इंडियन कैपिटल, इंडिया जो कैपिटल थी, इंडियन कैपिटल, इतनी उसको परमिशन नहीं थी कि वो इंडिपेंडेंटली ग्रो हो जाए। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो इंडिया पे करता था ब्रिटिश को, ब्रिटिश वॉर को एंड इंपीरियल एक्सपेंशन को, जब ब्रिटिश काम किया करते थे, जितने भी वॉर्स वगैरह लड़ा करते थे, वो किसके दम पे लड़ा करते थे, किसके बलबूते पे लड़ा करते थे? जी हाँ, इंडिया के पैसों के बलबूते पे लड़ा करते थे कि भैया सब कुछ, अब अगर हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं तो सब कुछ हमारा ही है, ठीक है। जैसे कि अफगान वॉर हुआ था, अफगान वॉर, और एक्सपेंशन, मतलब इंपीरियल एक्सपेंशन का मतलब यही होता है, जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को एक इंपीरियल कॉलोनी बना लिया था, तो वही है इंपीरियल एक्सपेंशन, वो अपना बढ़ा रहा था एशिया में और अफ्रीका में। कौन? ब्रिटेन। इंडियन टैक्स पेयर हैड टू बियर दिस कॉस्ट, इंडियन जो टैक्स पे करते थे उनको सारी की सारी कॉस्ट उठानी पड़ती थी। फ्री ट्रेड पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी डेस्ट्रॉयड, ब्रिटिश की जो पॉलिसी से डिस्ट्रॉय करती थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी डिस्ट्रॉय करती थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि जो फ्री ट्रेड ऑफ पॉलिसी थी ना, जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट को और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को, जो कि इंडिया में इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन फ्लडेड इंडियन मार्केट, जो चीप मशीन गुड्स बन के आता था ब्रिटेन से, उसने इंडियन मार्केट को एक तरीके से खत्म कर दिया। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या देखने को मिला? इंडियन आर्टिशंस लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट, जो इंडियन आर्टिशंस थे उनका एम्प्लॉयमेंट छीन गया, ठीक है। इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, जो इंडिजीनियस लोकल इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गुड्स इंक्रीज, जो डिपेंडेंसी थी इंडियन पीपल की इन द ब्रिटिश गुड्स, वो इंक्रीज हो गई। अगर बताओ हमारे देश में हमारा ही सामान नहीं है, अगर हमें सामान की जरूरत पड़ेगी तो हमें सामान तो चाहिए होगा, ऐसा तो नहीं कि हमारा मतलब कि कोई सामान नहीं बना रहा हमारा बंदा तो सामान ही नहीं खरीदेंगे। मेरी जरूरत पड़ेगी तो हमें 50 खरीदना पड़ेगा, तो वो खरीदा जाता था, ठीक है। एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो, टी, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट किया करता था, ओपीएम वगैरह सारा एक्सपोर्ट किया करता था। कौन? इंडिया। These raw material were used in British industries while India remained industrial backward.
ये सारा हमारे इंडिया के पास अच्छा खासा रॉ मटेरियल था, अच्छी खासी इंडस्ट्रीज थी, बट ब्रिटिशर्स ने सारा खराब कर दिया। ठीक है, इसके बाद राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का राइज कैसे देखने को मिला? द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी became the foundation of इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ये एक फाउंडेशन बनी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, किसकी? इकोनॉमिक नेशनलिज्म इंडिया की। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मीन means the belief that Indian economy developed should happen because of Indian interest। अब बेसिकली इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब ये है, ये ऐसा बिलीफ है that Indian economic development should happen according to Indian interest, not British interest। बेसिकली नेशनल इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब यही है, एक ऐसा बिलीफ जिसमें कि ये माना जाता है, और यही होता है, माना नहीं जाता, ऐसा ही होता है कि अगर इकोनॉमिक इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटरेस्ट, ना कि ब्रिटेन के इंटरेस्ट के हिसाब से। क्योंकि डेवलप इंडिया होना कि ब्रिटेन को करना है, हमें अपने आप को देखना है, ना कि उनको। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इंडियन नेशनलिस्ट स्टार्टेड डिपेंडिंग, इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो प्रोटेक्शन मांगने लगे, जो इंडियन इंडस्ट्रीज के बचाने के लिए प्रोटेक्शन मांगने लगे। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में जो खर्चा किया जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए बोला गया। इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज थी उसमें इंडियन लोगों को भी जोड़ने के लिए कहा गया, इंडियनाइजेशन होता है वो चीज। ठीक है, स्वदेशी इंडस्ट्रीज की डिमांड करी गई, फिजिकल ऑटोनॉमी की डिमांड करी गई, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करी गई। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिमांड करी गई। हाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक नेशनलिज्म, कैसे इसने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने कंट्रीब्यूट किया टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म? पहला, क्रिएटेड इकोनॉमिक अवेयरनेस, इसने इकोनॉमिक अवेयरनेस को क्रिएट किया। द थ्योरी एजुकेटेड इंडियन अबाउट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इसने लोगों को नॉलेज दी इस थ्योरी ने कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, अबाउट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। अर्लियर मैनी इंडियन बिलीव ब्रिटिश रूल वॉज बेनिफिशियल, काफी इंडियंस बिलीव करते थे दैट ब्रिटिश रूल वॉज बेनिफिशियल, ब्रिटिश रूल बेनिफिशियल है, बट द ड्रेन थ्योरी एक्सपोज इट्स एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। स्टार्टिंग में मैंने जो काफी इंडियंस थे मानते थे कि ब्रिटिश रूल वो बेनिफिशियल है, बट द ड्रेन थ्योरी एक्सपोज इट्स एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। स्टार्टिंग में कुछ इंडियन का ये मानना रहता था ब्रिटिश रूल है, काफी ज्यादा बेनिफिट दे रहा है इंडिया को, बट जैसे ड्रेन ऑफ थ्योरी आई उसने एक्सपोज कर दिया एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटेन या फिर ब्रिटिशर्स। एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन क्वेश्चनिंग कॉलोनियल पॉलिसी। अब एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी उसने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कॉलोनियल पॉलिसीज को लेकर। ठीक है, दूसरा आता है यूनाइटेड इंडियन नेशनलिस्ट, इसने इंडियन नेशनलिस्ट को यूनाइट किया। इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस बिकम कॉमन इशू अक्रॉस रीजन, जो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, बन गई कॉमन इशू अक्रॉस रीजन। जैसे नेशनलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस यूनाइटेड अगेंस्ट, जो जितने भी नेशनलिस्ट थे अलग अलग प्रोविंसेस से वो एकजुट खड़े हुए और लड़े किसके अगेंस्ट में? हैवी टैक्सेशन, पॉवर्टी, फॉरेन डोमिनेशन। दस इकोनॉमिक इशू स्ट्रेंथन नेशनलिज्म, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं स्ट्रेंथन करते हैं नेशनलिज्म को। एक सेकंड रुको। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा क्या? इंस्पायर्ड बाय अर्ली कांग्रेस। द अर्ली लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फोकस्ड हैवीली ऑन इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म, जो अर्ली लीडर्स थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो फोकस करते हैं किस पर? इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म पर। कांग्रेस डिमांड करती है
किसका क्या डिमांड करती है? रिडक्शन इन होम चार्जेस पे रिडक्शन करो, मोर इंडियन ऑन इन सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस में ब्रिटिशर्स को हटा के इंडियंस को डालो, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया की बात हो रही ना कि आप लोगों की हो रही है, बट वो तो करने वाले थे ही नहीं। प्रोटेक्शन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज, जो प्रोटेक्शन इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करो, लोअर लैंड रेवेन्यू, दस इकोनॉमी नेशनलिज्म बिकम सेंट्रल टू इंडियन पॉलिटिक्स। इनकरेज स्वदेशी मूवमेंट, इन्होंने बोला स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा दो। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या फिर ड्रेन थ्योरी इंस्पायर्ड द आइडिया दैट इंडियन शुड यूज इंडिजीनियस गुड यानी जो लोकल गुड होता है, यानी जो हमारे इंडिया में ही बना है, उन गुड्स को ज्यादा इंस्पायर किया गया। मतलब जो ब्रिटेन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उसने इंस्पायर किया कि इंडियंस को यूज करनी चाहिए इंडिजीनियस गुड्स ओनली, ठीक है। दिस बिकम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग, और ये इंपॉर्टेंट हो गया स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, जो कि 1905 में आया था। स्वदेशी मूवमेंट इज द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम पढ़ेंगे। नेशनलिस्ट प्रमोट करते हैं बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश फॉरेन गुड्स, प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का प्रमोशन, और नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। दस इकोनॉमिक नेशनलिज्म टर्न इनटू मास मूवमेंट, डेवलप्ड anti-colonial consciousness. The theory proved that British rule existed merely for British economic interest. जो थ्योरी पूरी तरीके से प्रूव करती है जो ब्रिटिश रूल एग्जिस्ट कर रहा है वो जस्ट ब्रिटेन की इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से ही कर रहा है। दिस चेंज इंडियन एटीट्यूड फ्रॉम लॉयल्टी एंड क्रिटिसिज्म, रिफॉर्म डिमांडेड टू सेल्फ रूल, डिमांड्स फॉर सेल्फ रूल, इकोनॉमिक नेशनलिज्म ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलिटिकल नेशनलिज्म, ठीक है। देन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है उन लेटर लीडर्स। आइडियाज ऑफ नारावजी इन्फ्लुएंस लेटर लीडर्स सच एज, जो आइडियाज हैं नारावजी के इन्फ्लुएंस करते हैं जो बाद के लीडर्स आते हैं उनको, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। गांधी इंफेसाइज करते हैं उन खादी स्वदेशी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज। ये रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म को, क्योंकि विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ अवर इंडियन नेशन। लिमिटेशन ऑफ ट्रेन ऑफ वेल्थ, ऑल्दो हाईली इन्फ्लुएंशियल, काफी हाईली इन्फ्लुएंशियल था। द थ्योरी वो हैड सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस भी रही उसकी, जैसे पहला लैक ऑफ एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं थी, उसमें थोड़ी कमी थी। सम ब्रिटिश economists argued that Naraoji calculation were exaggerated and lacked accurate data. Focus mainly on external exploitation, एक इसमें फोकस करता है mainly on external exploitation. The theory blamed British rule but paid less attention to, जो फोकस रहता है एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जो थ्योरी है ब्लेम करती है ब्रिटिश रूल को और कम अटेंशन देती है जो इंटरनल सोशल इनइक्वालिटीज हो रही थी, कास्ट ऑपरेशन जो इंडियन सोसाइटी में हो रहे थे, जमींदार एक्सप्लॉयटेशन को इग्नोर करती है, ठीक है। मॉडरेट्स नेचर, अर्ली नेशनलिस्ट एंड यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड होप फॉर रिफॉर्म विद इन द एम्पायर रेदर देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो नेशनलिस्ट अर्ली नेशनलिस्ट थे, बेसिकली जो मॉडरेट्स थे, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। मॉडरेट से वो बस ये बिलीव करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की वजह से, फिर प्रेयर पिटीशन करने से हमें हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, आज नहीं तो परसों हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी जरूर। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कह रहे हैं हमें आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सीधी सी बात, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, जैसे कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं ड्रेन थ्योरी को, स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं ड्रेन थ्योरी को। दादाभाई नौरोजी आर्ग्यू करते हैं डेट ब्रिटिश रूल एम्पावरिस्ट इंडिया, ने इम्पावरिस्ट लाया इंडिया में, यानी दिक्कत ही लाया इस ब्रिटिश रूल इंडिया में। आरसी दत्त डिस्क्राइब करते हैं कॉलोनियलिज्म को एज अ मेन रीजन फॉर द इकोनॉमिक इंडिया इकोनॉमिक डेक्लाइन। कॉलोनियलिज्म को ये मेन रीजन मानते हैं इंडिया की इकोनॉमिक डेक्लाइन का। बिपिन चंद्र मानते हैं इकोनॉमिक क्रिटिक, बिलीव करते हैं, उनका मानना ये है
कि इकोनॉमिक क्रिटिक हेल्प यूनाइट इंडियन नेशनलिज्म, इसने इंडियन नेशनलिज्म को यूनाइट करने में मदद करी। दे कंसीडर द थ्योरी ऑफ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसके बाद जो ये कंसीडर करते हैं टर्निंग पॉइंट इन एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस, उनको पता चल गया कि कॉलोनी है जो कॉलोनियल ब्रिटिश ने हमें कॉलोनी बना रखी है, उसको लेके अवेयरनेस आ रखी है, आ गई मतलब, है ना। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस आगे एग्री करते हैं कॉलोनियलिज्म एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमिकली। मार्क्सिस्ट ये मानते हैं, उस पर अग्री करते हैं जो इन कॉलोनियलिज्म ने एक्सप्लॉइट किया इंडिया को इकोनॉमिकली। ही एम्फसाइज करते हैं कॉलोनियल कैपिटलिज्म के बारे में, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी के बारे में, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इनटू वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। हिस्टोरियन जैसे आरपी दत्त देखते हैं देन एज द पार्ट ऑफ imperialistic exploitation, ये imperialistic exploitation कर रहा था। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियंस यह बोलते हैं स्टूडेंट डाउन प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, they argue nationalism was also shaped by local politics, elite interests and administrative changes. However, they cannot completely deny the influence of economic grievances. ये पूरी तरीके से डिक्लाइन भी नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहे कि हाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं थी, मान रहे हैं ये भी। Drain of wealth theory was played a crucial role in rise of economic nationalism in India. It exposed the exploitative character of British rule and helped Indians understand the real causes of poverty and backwardness. The theory transformed nationalism from a political idea into economic critic of colonialism and it inspired demand, स्वदेशी की डिमांड करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिस्कल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। Therefore, it can be strongly said that the Drain theory became one of the most intellectual foundation of the Indian national movement और significantly contribute करता to the rise of economic nationalism in India। ठीक है, ये हमारा था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट। जब तक आप इसको पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट।